हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने टेंस इंट्रोडक्शन की वीडियो में सिर्फ इसकी पहचान बताई थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे। जैसे इस टेंस को कब यूज किया जाता है, इस टेंस के रूल्स, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, it is also known as simple present tense. We use it when an action happens regularly. यानी कि हम इसे तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन रेगुलरली होता है। हम इसे हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह स्कूल जाता है, He goes to school. वह गाना गाता है, He sings song. सूरज पूरब में उगता है, Sun rises in the east. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हैबिट्स की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में क्रिया के अंत में ता है, ती है, इससे हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो सब्जेक्ट की हैबिट्स को डिनोट करता है। There are 4 types of sentences in present indefinite tense. Present indefinite tense में 4 types के sentences होते हैं, जैसे affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence और interrogative negative sentence। तो सबसे पहले हम affirmative sentence को समझते हैं। Affirmative sentence यानी सकारात्मक वाक्य। ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को समझते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब में एस या ई एस हम तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो यानी सकारात्मक हो और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज़ करते हैं। जैसे ही, शी, इट या किसी नेम के साथ, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे दे, वी, यू या फर्स्ट पर्सन आई है, तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज नहीं करेंगे। अब ये तो हम जान लिए कि एस या एस हम तब यूज करेंगे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब किस वर्ब के साथ एस और किस वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे, तो पहले हम देखते हैं कौन से मेन वर्ब के साथ ईएस यूज किया जाता है। When main verb end with O, जिन मुख्य क्रिया के अंत में ओ हो, जैसे do, go, तो आप देख सकते हैं दोनों ही वर्ड्स की एंडिंग ओ से हुई है, इसलिए ईएस यूज किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ही वर्ड्स की एंडिंग ओ से हुई है, इसलिए ईएस यूज किया जाएगा। इसी तरह अगर किसी मेन वर्ब की एंडिंग डबल एस और एस एच से हो रही है तो भी हम ईएस यूज़ करेंगे। जैसे पास, पासिस, मिस, मिसेस, पुश, पुशेस, रश, रशेस। तो आप देख सकते हैं इन सारे वर्ड्स की एंडिंग डबल एस और एस एस से हुई है, इसलिए हमने वर्ड्स के एंड में ईएस यूज़ किया है। इसी तरह किसी मेन वर्ब की एंडिंग एक्स या फिर सी एच से हो रही है तो भी हम वर्ड्स के एंड में ईएस ऐड करेंगे। जैसे फिक्स, तो फिक्स का हो जाएगा फिक्सेस, मिक्स, मिक्सेस, टीच, टीचेस, प्रीच, प्रीचेस। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि अगर किसी मेन वर्ब की एंडिंग ओ से हो रही है, डबल एस से हो रही है, एस एच से हो रही है,
X से हो रही है या फिर CH से हो रही है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 2, जिस मुख्य क्रिया के अंत में कंसोनेंट प्लस Y हो उसमें Y के बदले I लिखकर ES यूज़ करते हैं। जैसे ट्राई, तो ट्राई की एंडिंग Y से हुई है और R एक कंसोनेंट है, तो यहाँ Y को रिप्लेस करके I यूज़ किया जाएगा, देन ES यूज़ होगा, तो ट्राई का हो जाएगा ट्राइज, रिप्लाई रिप्लाइज, स्टडी स्टडीज, क्राई क्राइज। तो ऐसे और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं जिसकी एंडिंग Y से होती है और लास्ट सेकेंड अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के साथ Y को I से रिप्लेस करके ES ऐड किया जाता है अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो। रूल नंबर 3, जिस मेन वर्ब के अंत में वॉवेल प्लस Y लगा है उसमें केवल S लगेगा। तो अगर किसी वर्ड की एंडिंग Y से हो रही है और सेकंड लास्ट लेटर वॉवेल है तो उस वर्ड के अंत में S का यूज़ करेंगे। जैसे से, तो से की एंडिंग Y से हो रही है और इसके पहले A जो कि एक वॉवेल है, तो हम Y के साथ S का यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्ले, प्ले का हो जाएगा प्लेस। तो जिन मेन वर्ब के अंत में वॉवेल प्लस Y है उसमें सिर्फ S का प्रयोग करेंगे और जिस मेन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस Y है तो वहाँ पे Y को कन्वर्ट करेंगे I से, देन ES ऐड करेंगे। तो ये 3 रूल्स जो अभी हमने सीखा, इसके अंदर आने वाले वर्ब को छोड़कर बाकी सभी वर्ब के साथ केवल S लगेगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट या किसी नेम के साथ। अब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के सारे रूल्स को समझ लिए। सो नाउ इट इज़ टाइम टू सी सम एग्जाम्पल। ही गोज़ टू कोचिंग, वह कोचिंग जाता है। अब इस सेंटेंस में ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मेन वर्ब गो में ES यूज़ किया गया है। तो ये याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही हम मेन वर्ब में S या ES का यूज़ करेंगे, बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ S या ES का यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं सब कुछ जानता हूँ, I know everything। वह अंग्रेज़ी पढ़ाती है, She teaches English। वह खेलता है, He plays। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में I एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मेन वर्ब नो में S या ES को यूज़ नहीं किया गया है। थर्ड सेंटेंस में शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और टीच एक वर्ब है जिसकी एंडिंग CH से हो रही है, इसलिए ES का यूज़ किया गया है। तो ये थे एफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिस सेंटेंस में नो वर्ड यूज़ किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसमें इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज का यूज जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही, शी, इट या किसी नेम के साथ किया जाता है और वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग नहीं किया जाता है। एस या ES का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई, यू, वी, दे। So now let's see some example of negative sentence। जैसे मैं उसे नहीं जानता, I do not know her। अगर ऑब्जेक्ट मेल है हिम यूज़ करेंगे, अगर फीमेल है तो हर का यूज़ कर लेंगे। I do not know her, तो I एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए I के साथ do not का यूज़ करेंगे। वह यहाँ नहीं रहता, He does not live here।
तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट यूज़ किया गया है। वे लोग काम नहीं करते, दे डोंट वर्क। तो इस सेंटेंस में दे है जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए डू नॉट यूज़ करेंगे। तो ही, शी, इट या किसी नेम को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ डू का यूज़ होगा। और हम किसी भी सेंटेंस में डू नॉट की जगह डोंट और डज नॉट की जगह डजंट भी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दोज सेंटेंसेस हुज आंसर्स कैन बी गिवन एज आइदर यस और नो, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं। स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। और जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, यानी जब हम क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं और नहीं वर्ड भी यूज कर रहे होते हैं, जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो ऐसे सेंटेंस के लिए रूल वही होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। Let's see some example of interrogative sentence and interrogative negative sentence. क्या वह मुंबई में रहती है? Does she live in Mumbai? इसका interrogative negative sentence होगा क्या वह मुंबई में नहीं रहती है? Does she not live in Mumbai? Second sentence है क्या तुम्हें पता है? Do you know? इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा क्या तुम्हें पता नहीं है? डू यू नॉट नो? अब हम इन नेगेटिव सेंटेंसेस को इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे क्या तुम्हें नहीं पता है? डोंट यू नो? क्या वो मुंबई में नहीं रहती है? डजंट शी लिव इन मुंबई? तो जब भी हम डोंट या डजंट क्वेश्चन पूछने के सेंस में यूज़ करेंगे तो डोंट या डजंट किसी भी सेंटेंस में पहले आएगा, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं WH क्वेश्चंस की। वैसे क्वेश्चंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जब हम WH क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ रीज़न बताना पड़ता है, आपको कुछ न कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डू डज वाले सेंटेंस में भी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ आंसर यस और नो में दिया जाता है। लेकिन जब हम WH फैमिली के क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि WH क्वेश्चंस क्या हैं, उसके बाद इसके डिफरेंस को समझेंगे। जब भी हम WH फैमिली के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, हुम, हुज, हाउ, तो इन सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए, और इसे WH फैमिली के मेंबर्स भी कहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम झूठ क्यों बोलते हो? वाई डू यू टेल अ लाई? तो इस सेंटेंस में वाई WH फैमिली के मेंबर हैं। डू या डज को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट यू है, इसलिए हमने डू का यूज़ किया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस होता तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता, जैसे व्हाई डू यू नॉट टेल अ लाई। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को रीजन बताना पड़ेगा कि वह क्यों झूठ बोलता है या फिर क्यों झूठ नहीं बोलता है। तो ये WH फैमिली के क्वेश्चंस हुए। और जब भी हम हिंदी में क्वेश्चंस करते हैं तो जो WH क्वेश्चंस वर्ड्स हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कब, कहाँ, कौन, तो सारे वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे
तुम कब स्कूल जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कब जगते हो। और जब हम इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करते हैं तो ये पहले यूज़ होते हैं। उसके बाद डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हम डू डज वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वहाँ हम आंसर यस और नो में देते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे डू यू ईट मैंगो, यस आई ईट मैंगो। डज शी गो टू स्कूल, यस शी गोज टू स्कूल। तो ये डिफरेंसेस है WH फैमिली सेंटेंस के और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।